नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धर्मांतरण एक ऐसा शब्द जो अब सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसी सच्चाई बन गया है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। जिस तरह से गरीबों, दलितों और कमजोर तबकों को लालच, धोखे और डर के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, वो न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए बल्कि समाज की आत्मा के लिए भी एक गहरी चोट है। और अब खुलासा ये भी हो रहा है कि छांगुर नाम का चेहरा तो सिर्फ एक मोहरा है। असल में पर्दे के पीछे कोई और है जो इस पूरे नेटवर्क की डोरें हिला रहा है। सवाल ये नहीं कि धर्मांतरण हो रहा है, सवाल ये है कि आखिर कौन चला रहा है ये खेल, किसके इशारों पर हो रही है ये साजिशें और कौन है वो शातिर मास्टरमाइंड। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। एक मोहरे के पीछे छिपा मास्टरमाइंड। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में हाल ही में उजागर हुआ धर्मांतरण रैकेट न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का संकेत दे रहा है। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मामला बनकर सामने आया जिसने प्रदेश ही नहीं देश भर के सुरक्षा तंत्र और खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया। प्रशासनिक रिपोर्टों, एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस रैकेट की जड़ें बलरामपुर जिले के सादुल्ला नगर क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिसे पहले से ही धर्मांतरण के लिहाज से संवेदनशील माना जाता रहा है। लेकिन असल में जो खेल पर्दे के पीछे चला वह कई अधिक संगठित, सुनियोजित और खतरनाक था। इसका संचालन करने वाले लोग केवल किसी धार्मिक भावनाओं से प्रेरित नहीं थे, बल्कि इनके पीछे एक ठोस रणनीति, करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग, जातीय लक्ष्यकरण और संगठित नेटवर्किंग का एक ऐसा जाल था जिसे केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी मिलकर तोड़ना होगा। छांगुर के पीछे किसका हाथ? इस रैकेट का चेहरा बनकर सामने आया छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे शुरू में ही सिर्फ धार्मिक प्रचारक समझा गया। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों को खंगालना शुरू किया तो एक एक करके सभी परतें खुलती चली गई। छांगुर कोई सामान्य प्रचारक नहीं बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो पूरी तरह से एक कन्वर्जन सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ नीतू उर्फ नसरीन, नवीन और अन्य सहयोगी भी शामिल थे जो दलित और पिछड़े वर्गों की महिलाओं, बच्चों और विधवाओं को धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। उनका टारगेट साफ था, जो कमजोर है उसे पहले सहायता और आश्रय का लालच दो, फिर धीरे धीरे धर्म बदलने की ओर धकेलो। इन लोगों को सिर्फ धार्मिक परिवर्तन ही नहीं करना था, बल्कि एक बड़े समुदाय के सामाजिक ताने बाने को बदलने की साजिश थी। यह सब एक बेहद सुनियोजित ढंग से किया जा रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन में धर्मांतरण की दर तय की गई थी, यानी कि कौन सी जाति के व्यक्ति को कितनी राशि दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि पूरा अभियान न केवल सांस्कृतिक आक्रमण था बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत संगठित और प्रभावशाली था। इस साजिश को चलाने के लिए करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग की गई जो दुबई, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान से आ रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि ये लोग लगभग कई विदेश यात्रा कर चुके थे और वहीं से पैसा, विचारधारा और रणनीति का आदान प्रदान हो रहा था। यही नहीं, ये नेटवर्क नेपाल में भी सक्रिय था। बता दें, जहां सीमावर्ती इलाकों में कई हिंदू परिवारों का जबरन धर्मांतरण कराने की खबरें सामने आई हैं। यही नेटवर्क नेपाल में भी सक्रिय रहा है और वहां भी धर्मांतरण की कई गतिविधियों में शामिल रहा। इस पूरे मामले को समझने के लिए नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की स्थिति को जांच एजेंसियां अब खंगाल रही हैं और एक एक करके सभी परतें खोल रही हैं। बलरामपुर की यह घटना केवल स्थानीय स्तर पर अपराध की कहानी नहीं है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि छांगुर सिर्फ एक मोहरा था, इसके पीछे एक और बड़ा उसका आका है। बल्कि इससे भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने पर हो रहे सुनियोजित हमले की तस्वीर सामने आ रही है। धर्मांतरण की प्रक्रिया एक सामाजिक परिवर्तन की आड़ में सांस्कृतिक उन्मूलन का साधन बन चुकी है। जब गरीब, असहाय और दलित वर्ग को उनकी जरूरतों के आधार पर धन परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है तो ये केवल आस्था का परिवर्तन नहीं होता, ये एक पूरी सामाजिक संरचना को बदलने की कोशिश होती है।
छांगुर और उसके नेटवर्क ने इसी सामाजिक विभाजन को हथियार बनाया। वे इन इलाकों को चिन्हित करते जहां शासन की पहुंच कम थी, जहां गरीबी और अज्ञानता अधिक थी और जहां लोग अपने धर्म, परंपरा और अधिकारों के प्रति सजग नहीं थे। धर्मांतरण के नेटवर्क का खुला बड़ा राज। पूर्व जिला अधिकारी अरविंद सिंह ने 12 जून से 28 जून 2024 के कार्यकाल में इस नेटवर्क का सबसे पहला और ठोस खुलासा किया था। उन्होंने न केवल इस रैकेट की पूरी कार्यप्रणाली को उजागर किया, बल्कि स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि धर्मांतरण कराने वालों के बीच आपसी सांठगांठ है। उन्होंने कार्रवाई की सिफारिश भी की। ये सब कुछ बताता है कि यह मामला केवल एक धार्मिक या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक तंत्र की गहराई से जांच की जरूरत है। जिन लोगों को छांगुर का मोहरा बताया जा रहा है, वे इस पूरे षड्यंत्र में मात्र उपकरण भर हैं। जी हाँ, असली साजिशकर्ता अब भी पर्दे के पीछे है। वे ऐसे चेहरे हैं जो न केवल भीतर छिपे हुए हैं, बल्कि बाहर से इसे आर्थिक, वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। अब जब जांच एजेंसियां सादुल्ला नगर समेत नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में धर्मांतरण नेटवर्क की परतें खंगाल रही हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और कठोर जांच हो। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि यह मामला बढ़ता ही जा रहा है। छांगुर को गिरफ्तार कर उसके नेटवर्क की संपत्तियां जब्त की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है और 63 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता की पहचान की है। छांगुर के पास कई करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। अन्य राज्यों में भी उसके नेटवर्क की गतिविधियां की पड़ताल की चल रही है। इसी तरह एटीएस ने उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है, जो छांगुर के लिए नए लोगों को फंसाने का काम करता था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर छांगुर के पीछे किसका हाथ था? अगर छांगुर सिर्फ एक मोहरा था, तो इसके पीछे कौन नेटवर्क चला रहा है? सवाल उठता है कि क्या अब समय नहीं आ गया कि ऐसे मामलों को केवल अपराध के दायरे में ना देखकर एक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखा जाए? इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिस तरीके से धर्मांतरण को अंजाम दिया गया, वे न केवल संवेदनशील था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। ये केवल हिंदू धर्म को निशाना बनाने की बात नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कमजोर करने की कोशिश है। ये एक सोची समझी रणनीति है, जिसमें पहले अस्थिरता पैदा की जाती है, फिर असहाय जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि उनका उद्धार केवल धर्म परिवर्तन में है। धर्म, जाति, गरीबी और असमानता को हथियार बनाकर जो खेल खेला जा रहा है, वे एक लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद घातक है। अब ये जरूरी हो गया है कि ऐसी साजिशों के खिलाफ केवल एक्शन नहीं, बल्कि सशक्त नीति और सतत निगरानी की आवश्यकता है। कानून को ऐसा बनाया जाए जो धर्मांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानून संगत बनाए। योगी सरकार ऐसा कर भी रही है। लगातार कार्रवाई तेज होती जा रही है। धर्म परिवर्तन तभी मान्य हो जब उसमें व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा हो, ना कि लालच, धोखे या सामाजिक दबाव की स्थिति। और साथ ही छांगुर के नाम से धमकी भी उन महिलाओं को दी जा रही थी जो अपने धर्म में वापस लौट रही हैं। अगर बलरामपुर के इस मामले को हल्के में लिया गया, तो आने वाले समय में ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन सकता है। ये एक ऐसा अलार्म है जिसे सुनकर पूरे तंत्र को सतर्क होना पड़ेगा। धर्मांतरण अब केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं रह गया, ये एक सामाजिक और वैचारिक युद्ध का माध्यम बन चुका है। योगी सरकार की कार्रवाई से लगातार नई परतें खुल रही है और नए खुलासे हो रहे हैं। आगे क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब प्रशासन क्या तगड़ा एक्शन लेती है, ये भी देखना होगा। इस पूरे प्रकरण की तह तक जाकर देखने पर साफ होता है कि बलरामपुर में सामने आया धर्मांतरण रैकेट का मामला कोई अलग थलग पड़ा मामला नहीं, बल्कि एक गहरी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ऐसी साजिश जो भारत के सामाजिक ढांचे, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक समरसता को कमजोर करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ये घटना हमें केवल चौंकाती नहीं है, बल्कि झकझोर देती है। आने वाले समय में ये आग और ज्यादा फैल सकती है। अब वक्त आ गया है जब केवल गिरफ्तारी और मुकदमेबाजी से आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीति बनाई जाए, जहां धर्मांतरण की आड़ में हो रहे वैचारिक हमलों, विदेशी फंडिंग और जातीय धार्मिक अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों पर निर्णायक प्रहार किया जा सके।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।